एक और जहां देश में होली के आने से पहले ही लोग कई तरह की तैयारियां करते हैं, तो दूसरी ओर एक ऐसा गांव भी है जहां लोग होली के ना आने की दुआ मांगते हैं। ये होली है रंगपुर गांव की। पापा, मैं दादा दादी के घर पे होली खेलने के लिए जा रहा हूँ। हम कब पहुँचेंगे? मेरे को होली खेलनी है जल्दी से दादा दादी के साथ। हाँ हाँ बेटा, अभी ट्रेन को तो आने दो। तुमने अपने बैग में अपने पिचकारी और रंग रख लिए थे ना? हाँ हाँ पापा, मैंने अपने सारे खिलौने अपने बैग में रख लिए हैं। और फिर उनकी ट्रेन रंगपुर के लिए रवाना हो जाती है। और रोहन अपने पापा के साथ रंगपुर पहुंच जाता है। हाँ बस पहुंच ही गए हम अब दादा दादी के घर। पापा, वो है दादा दादी का घर? हाँ हाँ बेटा, वही है घर। अरे मेरा रोहन बेटा आ गया। दादा दादी, आपको पता है मैं बहुत सारे खिलौने लेके आया हूँ। अब हम मिलके बहुत ज्यादा होली मनाएंगे। हाँ हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। और रोहन का पापा उसे दादा दादी के घर छोड़कर चला जाता है। रोहन फिर गांव के सभी बच्चों को होली के रंग और खिलौने दिखाने के लिए चला जाता है। क्या ये तुम्हारे खिलौने हैं? क्या हम भी तुम्हारे साथ इन खिलौनों के साथ खेल सकेंगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं तुम सबके लिए तो शहर से ये सारे खिलौने खरीद के लेके आया हूँ। मतलब इस बार की होली तो बहुत अच्छी बनेगी। और इसी के साथ सभी बच्चों का होली खेलने का उत्साह और भी बढ़ जाता है। गांव में एक बहुत ही प्रसिद्ध शिव मंदिर भी था, जहां आसपास के सभी गांव के लोग आया करते थे। और वहां के पंडित, जो बहुत ही ज्ञानी थे, जब सुबह सुबह वो ध्यान कर रहे थे, तब अचानक ही उनकी आंखों के सामने बहुत बुरे साए आ जाते हैं। इतनी डरावनी छवि को देखने के बाद पंडित अपने ध्यान से उठ जाते हैं। ये किस चीज का संदेश हो सकता है? गुरुजी, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों जाग गए? लगता है कुछ बहुत बुरा होने वाला है। रात को सभी गांव के लोग होली दहन के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। चलो, होली दहन के बहाने हम सब इकट्ठे तो हुए, वरना कितने समय से हम लोग इकट्ठे ही नहीं हुए। हाँ हाँ, ये बात तो सही है। और जब वो लोग बात कर ही रहे होते हैं, तब मौसम बहुत बिगड़ जाता है। ये क्या, बारिश कैसे आ गई? चलो चलो जल्दी अपने घर चलो। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी अपने घर चलो। अभी तो ये शुरुआत है। अगले दिन इतना सब होने के बाद भी उनका होली के लिए उत्साह नहीं मरता, और सभी गांव के लोग होली बहुत उत्साह से मना रहे थे। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी लोग होली के रंग में रंगे हुए थे। तभी अचानक से वो खूबसूरत रंग राख में बदल जाते हैं। ये मेरे हाथ में राख कैसे आ गई? हाँ हाँ, ये मेरे हाथों में भी राख है। ये क्या हो रहा है? और धीरे धीरे लोगों के हाथों में जो रंग थे वो राख में बदलते जाते हैं। और जो गुलाल से भरी हुई पानी की बाल्टी थी वो भी खून में बदल जाती हैं। और सभी लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। इस तेज तूफान को सुनकर लोग बहुत डर जाते हैं और गांव में हाहाकार मच जाता है। गांव के डरे हुए लोगों के सामने अचानक ही एक बहुत डरावना साया आ जाता है। तुम सब मरोगे, मैं अपना बदला लेकर रहूंगी। सभी गांव के लोग अपनी जान बचाने के लिए शिव मंदिर की तरफ दौड़ने लगते हैं। चलो चलो जल्दी चलो, अब पुजारी जी ही हमें बचा सकते हैं। मनमोहन, बार ये शोर कैसा?
गुरुजी, बाहर का माहौल बहुत ज़्यादा डरावना है। सारे गांव के लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। तभी गांव के सभी लोग मंदिर में आ जाते हैं। पंडित जी, अब आप ही हमें बचा सकते हैं। हाँ पंडित जी, अब आप ही हमें बचा सकते हैं। मुझे तो पहले से ही ये अंदेशा था कि ये सब होगा। आज के होली के दिन कुछ ग्रह ऐसे मिले हैं जिसकी वजह से इस गांव में कुछ बुरी शक्तियां आ गई हैं। तो पंडित जी, अब हमारा क्या होगा? हम सब बचेंगे भी कि नहीं? तुम सब चिंता मत करो। मैंने मंदिर के बाहर एक रेखा खींच दी है जिसकी वजह से वो बुरी शक्तियां अंदर नहीं आ सकती। पर हमें रात के चांद निकलने से पहले और 12 बजने से पहले उनकी आत्मा को शांति दिलानी होगी, वरना मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकता। और जब पंडित जी हवन कर रहे होते हैं तब उनके सामने एक प्रेत आत्मा आ जाती है जो उन्हें अपनी दर्दनाक कहानी सुनाती है। ये बात 100 साल पहले की है, जब हम भी एक आम इंसान की तरह एक छोटे से घर में रहते थे। होली दहन की रात को जब हमारा सारा परिवार सो रहा था, तब एक बड़े जमींदार ने हमारी जमीन को हड़पने के लिए हमें जिंदे आग लगवा दी थी। हम लोग बहुत तड़प के उस आग में मर गए थे और अब हम सबसे बदला लेकर रहेंगे। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये सब सुनकर गांव के लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और फिर पंडित जी सभी गांव के लोगों के साथ मिलकर वहां पूजा शुरू कर देते हैं और उन प्रेत आत्माओं को शांति दिलाने के लिए मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद एक एक कर उन प्रेत आत्माओं को शांति मिलनी शुरू हो जाती है। रुको, रुको। और फिर उन्हें शांति मिल जाती है। पर तभी 12 बज जाते हैं और 12 बजते ही चांद की रोशनी निकल आती है, जिसकी वजह से उनके बेटे की प्रेत आत्मा को शांति नहीं मिल पाती और वो वहाँ से गायब हो जाती है। अभी के लिए तो बला टल चुकी है। उस औरत और उसके पति को तो शांति मिल चुकी है, पर 12 बजने की वजह से और चांद की रोशनी के आने की वजह से वो लड़के की आत्मा को शांति नहीं मिली। भोलेनाथ की कृपा से अब हम सब सुरक्षित हैं। अब जब ग्रह दोबारा मिलेंगे तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। और रोहन भी जो अपने दादा दादी के घर पर आया था, वो भी सहमा हुआ अपने पापा के साथ अपने शहर वापस लौट जाता है। ये मौसम को भी आज ही बिगड़ना था। लगता है आज मुझे खेत से घर लौटने में बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। आप सब अपने प्रियजनों का हाल जानने के लिए फ़ोन की घंटी का इंतज़ार तो ज़रूर करते होंगे, पर क्या होगा तब जब वही फ़ोन की घंटी आपकी ज़िंदगी की आखिरी घंटी बन जाए। ऐसा ही कुछ अमित के साथ हुआ था, तो आइए जानते हैं उसकी कहानी। अमित जो देर रात को अपने बिजनेस ट्रिप से अपने घर की ओर लौट रहा होता है। कितना सुनसान रास्ता है, मुझे तो यहाँ से रात को निकलना ही नहीं चाहिए था, पर प्राची को सरप्राइज भी तो देना था। एक तो ना ये रात को FM वालों को भी ऐसे ही गाने मिलते हैं लगाने के लिए। अरे यार, अब ये गाड़ी को क्या हो गया? अब इतने सुनसान रास्ते में मैं गैरेज कहाँ से ढूंढूं? अमित अपनी गाड़ी को खुद ठीक करने की कोशिश करता है, पर नाकामयाब होने के कारण अपने फ़ोन से किसी से मदद मांगने की सोचता है। सिग्नल भी नहीं है, अब करूं क्या मैं? आगे चल के देखता हूँ, क्या पता कोई मदद मिल जाए।
सुनसान रास्ते पर आगे चलते चलते अमित को फिर एक टेलीफोन बूथ दिखाई देता है, जिसमें उसे दूर से कोई खड़ा हुआ दिखाई देता है। और अमित अपने फ़ोन के सिग्नल को दोबारा से चेक करता है। अभी भी नो सिग्नल ही है। लगता है अब फ़ोन बूथ से ही कॉल करनी पड़ेगी। जब अमित पीछे मुड़कर देखता है तब वहाँ पर कोई भी नहीं खड़ा होता और फिर अमित फ़ोन बूथ के अंदर चला जाता है। फ़ोन की घंटी सुनकर अमित थोड़ा सा हैरान तो होता है, पर वो फिर भी फ़ोन उठा लेता है। हेलो अमित, अमित मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगी, वो मुझे मार देगी। अमित प्लीज मुझे बचा लो अमित। जो फ़ोन में चिल्ला रही होती है वो उसकी बीवी प्राची ही होती है। प्राची, प्राची क्या हुआ? कौन कौन मार देगी तुम्हें? प्राची, प्राची। अचानक से अमित को महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है, और जब अमित पीछे मुड़कर देखता है तो उसके हाथ से फ़ोन गिर जाता है। प्राची, ये क्या? तुम मेरे सामने, तुम फोन में, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? खोलो, कोई दरवाजा खोलो, कोई तो दरवाजा खोलो। और फिर एकदम से ही वो गायब हो जाती है और फिर अमित की सांस में सांस आती है। इस डरावने हादसे को देखने के बाद अमित जल्द से जल्द अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। पता नहीं प्राची कैसी होगी, क्या वो ठीक होगी भी कि नहीं। ये क्या, प्राची तो आराम से सो रही है। ये मेरे साथ हुआ क्या था? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। वो फोन बूथ में और यहाँ पे ये सब हो क्या रहा है? इससे पहले अमित कुछ और सोच पाता, उसे फ़ोन की घंटी की आवाज़ सुनाई देती है। और फिर वो फ़ोन को उठाता है, जिससे सुनने के बाद उसके होश ही उड़ जाते हैं। अमित, अमित मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगी, वो मुझे मार देगी। मैं फोन बूथ में फंस गई हूँ, अमित मुझे बचा लो। अगर ये प्राची है तो फिर जो कमरे में थी वो कौन है? और जैसे ही अमित कमरे में पहुंचता है तो और प्राची, जो शुरू से ही अपनी मम्मी के घर थी, जब वो अगली सुबह अपने घर लौटती है तो उसे अपने पति की लाश मिलती है। जी हाँ, तो हम आपको सुना रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर। गंजू साइको किलर, जिसको आज फांसी की सज़ा मिलने वाली थी, उसने कल रात को ही खुदकुशी करके अपने आप को मार लिया है। गंजू, जिसके ऊपर 200 से भी ज़्यादा मर्डर करने का आरोप था, वो मर चुका है। ये कहानी है एक ऐसे पागल किलर की जो मरने के बाद भी जुर्म के रास्ते पर चलता जा रहा है। गंजू, जिसके नाम से पूरा शहर डरता था और जिसको पकड़ना पुलिस के लिए एकदम नामुमकिन हो गया है, आज उसने फिर एक मर्डर कर दी। क्राइम सीन है, किसी को भी अंदर मत आने देना। सारे एविडेंस ध्यान से उठा लेना, एक एक निशान हमारे लिए बहुत कीमती है। ये गंजू ही है जिसने फिर से एक और मर्डर कर दी है। हर बार की तरह इस बार भी उसने फिर से नस काट कर ही खून की है। गंजू को पकड़ने का केस ऑफिसर संदीप को मिला था। पटेल, इस गंजू को तो हमें जल्द से जल्द पकड़ना होगा। पीछे से बहुत प्रेशर भी पड़ रहा है। अगर हमने अब इसे नहीं पकड़ा ना तो अपना डिमोशन तो पक्का ही है। जब ऑफिसर बात कर ही रहे थे तभी उनका फ़ोन बजता है। हेलो, क्या? यह तो बहुत बढ़िया खबर है, वेल डन। लगता है पटेल आज तो चूहा पिंजरे में आ ही जाएगा। इन्फॉर्मेशन मिली है कि गंजू आज रात को तो यहाँ ज़रूर आएगा। पटेल, सब पर नज़र रखना, गंजू कोई भी हो सकता है।
पर सर हमें तो पता ही नहीं गंजू दिखता कैसे है, हम उसे पकड़ेंगे कैसे? वो देख, सामने देख रहा है वो जो लड़की बैठी है अकेली, वो हमारी ही ऑफिसर है। गंजू हमेशा अकेले लोगों को ही मारता है। अगर गंजू इस बार में है तो पक्का ये ऑफिसर उसकी अगली शिकार होगी। फीमेल ऑफिसर इंस्ट्रक्शन के हिसाब से वहाँ अकेली बैठी रहती है। लगता है आज का शिकार मुझे मिल चुका है। फीमेल ऑफिसर कुछ देर बाद नाइट क्लब से निकल जाती है और एकदम सुनसान रास्ते पर चलने लगती है और गंजू भी उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है। फीमेल ऑफिसर गंजू को अपने घर तक ले जाती रहती है और जैसे ही वो फीमेल ऑफिसर अपने घर का दरवाज़ा खोलती है तो गंजू उसके पीछे चाकू निकाल कर खड़ जाता है और चाकू फीमेल ऑफिसर की गर्दन पर रख देता है। मिलकर मुझसे मज़ा आया, मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी वहाँ पर ऑफिसर संदीप आ जाते हैं। मज़ा तो हमें भी आया तुझसे मिलके, चल मरने के लिए तो तू तैयार हो जा। और गंजू को जेल में डाल दिया जाता है और कोर्ट भी गंजू को फांसी देने का ऑर्डर दे देता है। The court is dismissed. और गंजू को फांसी देने की खबर पूरे देश में फैल जाती है। रात को जेल में गंजू अंधेरे में अकेला बैठा होता है और अपनी ज़िंदगी के कुछ आखिरी लम्हे जी रहा होता है। तभी वहाँ ऑफिसर संदीप उससे मिलने आते हैं। आखिरकार पकड़ा ही गया ना, चल बता तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है, मैं पूरी कर दूंगा। आखिरकार तेरी वजह से मेरा प्रमोशन भी तो हुआ है। ए ऑफिसर, अगर मेरी ख्वाहिश पूरी करना ही चाहता है तो मुझे एक ब्रश और कैनवस ला कर दे दे और मुझे अकेला छोड़ दे। चल ठीक है, आखिरकार मैं इतनी छोटी सी ख्वाहिश तो तेरी पूरी कर ही सकता हूँ। ब्रश और कैनवस मिलते ही गंजू पेंटिंग करना शुरू कर देता है और पेंटिंग में रंग के तौर पर अपनी नस काटकर अपने खून से पेंटिंग करने लग जाता है। मैं वापस आऊँगा, मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। और जब तक पुलिस को इसके बारे में पता चलता है तब तक गंजू मर चुका होता है। जी हाँ, तो हम आपको सुना रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर। गंजू साइको किलर जिसको आज फांसी की सज़ा मिलने वाली थी, उसने कल रात को ही खुदकुशी करके अपने आप को मार लिया है। गंजू जिसके ऊपर 200 से भी ज़्यादा मर्डर करने का आरोप था, वो मर चुका है। चल वो खुद अपने आप को मारे या हम उसे मारे, बात तो एक ही है, हमारा प्रमोशन तो पक्का ही है ना पटेल। सर बात तो आपकी सही है, पर पटेल जेल में उसके पास ब्लेड कहाँ से आया, इतनी बड़ी लापरवाही। सॉरी सर। चल ठीक है, अब मैं उसकी पेंटिंग देखने जा रहा हूँ। गंजू की बनाई हुई पेंटिंग बहुत ज़्यादा डरावनी थी और जब ऑफिसर उसे देख ही रहे थे तब उनसे कोई मिलने आता है। सर मिस्टर मेहता आपसे मिलना चाहते हैं। वो पेंटर, चल भेज दें उसे अंदर। मिस्टर मेहता कहिए क्या कर सकते हैं हम आपके लिए। वो ना मैं आपसे अपनी केस के बारे में बात करने आया था। तभी मिस्टर मेहता का ध्यान गंजू की उस पेंटिंग पर जाता है। ऑफिसर क्या ये पेंटिंग मैं रख सकता हूँ? पता भी है आपको ये पेंटिंग असली खून से बनी हुई है। ऑफिसर एक कला को एक कलाकार ही जान सकता है, आप ये पेंटिंग मुझे दे दीजिए ना, वैसे भी आपकी कौन से काम की। और मिस्टर मेहता उस पेंटिंग को अपने साथ ले जाते हैं और उसे अपने घर पर सजा देते हैं। क्या खूबसूरत पेंटिंग है, समझ नहीं आ रहा एक साइको किलर इतनी खूबसूरत पेंटिंग कैसे बना सकता है। और जैसे ही मिस्टर मेहता उस पेंटिंग पर अपना हाथ रखते हैं तो ये खून कहाँ से गिर रहा है? वाह, ये मेरा हाथ। मिलकर मुझसे मजा आया। और मिस्टर मेहता का भी मर्डर बिल्कुल उसी तरह हुआ था जिस तरह गंजू लोगों को मारा करता था। सर मिस्टर मेहता का मर्डर तो बिल्कुल उसी तरह हुआ है जिस तरह गंजू लोगों को मारा करता था।
बात तो तेरी एकदम सही है, पर गंजू मर चुका है और वो वापस नहीं आ सकता। तो ऐसा कर, मिस्टर मेहता की ऑटोप्सी रिपोर्ट लेकर आ, अब तक आ गई होगी। ये हो क्या रहा है आखिरकार? तभी ऑफिसर को कुछ आवाज़ सुनाई देती है। ए पटेल, वहाँ बाहर क्या कर रहा है? अंदर आ जल्दी, तुझे रिपोर्ट लाने को कहा है मैंने। पर वो आदमी ऑफिसर की बात नहीं सुनता और ऑफिसर खुद उसके पास जाना शुरू करते हैं। ए पटेल, तू कुछ सुन क्यों नहीं रहा? और जब ऑफिसर वहां पहुंचते हैं तो बल्ब एकदम ही टूट जाता है और वहां कोई भी नहीं होता, पर वहां वही ब्लेड गिरा होता है जिससे गंजू ने खुद को मारा था। ये ब्लेड यहाँ कैसे आया? सर, फाइल आ गई। ये क्या? अगर पटेल अंदर था तो यहाँ बाहर कौन था? पर ऑफिसर इसके बारे में किसी से कुछ नहीं कहते। लगता है मुझे बहुत थकान हो गई है, मैं घर जा रहा हूँ पटेल। रात को वही फीमेल ऑफिसर अपने घर की ओर लौट रही थी। आज काफ़ी लेट हो गया मुझे। तभी उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है, पर जैसे ही वो मुड़कर देखती है तो वो देखती है कि पीछे तो खाली रोड है और उस पर ध्यान ना देते हुए अपने घर लौट जाती है। घर लौटते ही उसे अपने बेडरूम में से कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। बेडरूम की लाइट ऑन ऑफ हो रही थी। जैसे ही वो थोड़ा करीब जाकर देखती है तो वो देखती है कि उसके बेड पर एक खून से लथपथ चाकू पड़ा था। ये चाकू यहाँ कैसे आया? और इस पर तो खून भी लगा है। मिलकर मुझसे मजा आया। ये तो गंजू। मिलकर मुझसे मजा आया।